So that is something we have done. Just wait a minute, people. Just wait a minute. I think. तो हमने ये 3 चैप्टर तो कर लिए क्लास के अंदर, ये चौथा चैप्टर भी आपका हो जाएगा. सो बेसिकली 6 में से 4 चैप्टर तो आपने एक क्लास में कर लिए रेगुलर क्लास के अंदर. एंड दैट अदर देन दैट यू हैव 2 more चैप्टर्स जो आपको कराए गए थे जब आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग रही थी आज से कुछ टाइम पहले. सो कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट दैट. ठीक है. सो आज का ये हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स ट्राई टू कवर फ्यू थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या करना है, क्या सीखना है. लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. So this is my chapter. Again एक important chapter है आपका in terms of NEET exam. You can roughly find यहाँ से आपके आ जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं generally. So 2 questions are very common coming from this particular side chapter, but sometimes you can go to like 2 to 3 questions. You can find coming from this particular chapter. ठीक है. Then what will be seen happening here is, so चलिए start करते हैं हमारे यहाँ पे. So basically the topic which we'll be covering in this is going to be your human reproductive system, mechanism of respiration, gas exchange and gas transport, regulation of respiration and respiratory disorder. ये आपके कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. हमारी कोशिश रहेगी ये 2 यूनिट्स को खत्म करना है. ये 2 आपके टॉपिक्स जो है आपके यहाँ पे खत्म करेंगे. ट्राई टू कवर दिस टॉपिक्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ये 2 को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे. सो जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, सो यू हैव दिस इवेंट हैपनिंग इनसाइड द सेल जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ लेट्स हैव अ लुक. अच्छा, कोई अगर डिस्टर्बेंस है ना मेरे साइड से तो बता देना, बिकॉज नेटवर्क का थोड़ा इशू है आज मेरे साइड पे. सो अगर आपको लग रहा है कि कोई इशू आ रहा है देन प्लीज लेट मी नो. सो यू हैव अ सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ व्हेन वी डिस्कस समथिंग अबाउट माय सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है. सो बेसिकली आप जानते हो कि आपके सेल के अंदर यू हैव अ सेल. द सेल यू विल फाइंड कि आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपके यहाँ पे होगा. तो आपके सेल के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं. सो यू नो यू हैव अ सेल, द सेल विल हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो एवरीथिंग. ठीक है. नाउ व्हाट यू नो दैट योर ग्लूकोज हैज टू बी ब्रोकन डाउन. और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ पे किया जाता है, यहाँ मैं कहूंगा ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, जब भी आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, सो व्हाट विल बेसिकली हैपन ओवर देयर. सो व्हेन यू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए आप क्या करते हो, आपका करते हो कुछ साइकिल्स लाइक ग्लाइकोलाइसिस. आप यहाँ पे रन करोगे, आप रन करोगे अपना यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, आपने करना है अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब ये सारे जब इवेंट्स आप रन करते हो सेल के अंदर, व्हेन यू रन सच काइंड ऑफ इवेंट्स इन द सेल, तो अल्टीमेटली आपको क्या बन के मिलता है यहाँ पे, व्हेन यू ब्रेक डाउन दिस ऑल दिस, व्हेन यू रन यू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आपको मिलेगा आपका यहाँ पे आपको एटीपी मिल जाएगा. बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग ओवर हियर, आपको मिलेगा आपके यहाँ पे एटीपी बन के आपको मिल जाएगा. अब एटीपी तो बन के मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक बाय प्रोडक्ट भी आपको बन के यहाँ पे मिलता है, एंड दैट इज योर CO2 मॉलिक्यूल. यू आर ऑल्सो फाइंडिंग योर CO2 मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिलीज्ड ओवर हियर. आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, इसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है. इसके साथ साथ याद रखो कि ये सब करने के लिए आपको यहाँ पे ऑक्सीजन भी यूज करना पड़ता है. सो टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन अ सिस्टमैटिक मैनर, आई हैव टू यूटिलाइज माय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. मुझे यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो ऑक्सीजन इज गेटिंग कंज्यूम्ड. आप ये बात जानते हो कि अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे कर रहे हो जिसके अंदर आपका क्रेब्स साइकिल और ETC होगा, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए होता है. सो आपके सेल्स को, आपके बॉडी को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और वहां से आपका CO2 निकल के आएगा. जो CO2 यहाँ से आपका निकल के आ रहा है, इसको आपको बॉडी के बाहर रिलीज करना है. और O2 जो भी आप इनहेल कर रहे हो, वो O2 को इनहेल करने का पर्पज ये है कि आप कर पाओ अपना सेलुलर रेस्पिरेशन. तो याद रखना, जब भी आपके सामने रेस्पिरेशन टर्म आ रहा है, बेसिकली दैट एक्चुअली इट मींस जो आपके सेल के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है, जो सेल के अंदर आपकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आपके यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, कई सारे पाथवे इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज माय सेलुलर रेस्पिरेशन. ऑन द अदर हैंड, जो भी आप कर रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज माय ब्रीदिंग. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रीदिंग यहाँ पे. ठीक है, चलिए
ग्लूकोज ग्लूकोज हाँ, glucose is broken down into to produce the CO2, water and energy, that is your ATP. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नीड्स टू बी रिमूव कंटिन्यूसली, जो आपका CO2 आपका यहाँ पे बन रहा है ना बॉडी के अंदर, इसको आपको रेगुलरली बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा. Hence a continuous exchange of O2 and CO2 is required. हमेशा आपको यहाँ पे एक्सचेंज करवाएगा ऑफ योर O2 and CO2 को आपको यहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ेगा. ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज आर स्टेप इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ माय रेस्पिरेशन. जब तक आप अपना O2 और CO2 को अंदर बाहर लोगे नहीं, लाइक अंदर लोगे नहीं और CO2 को बाहर निकालोगे नहीं, तब तक आपका रेस्पिरेशन आपके यहाँ पे हो नहीं सकता सही तरीके से. Which makes us use of physiological system called as my respiratory system. तो याद रखना, आप जो अपना ब्रीदिंग कर रहे हो वो करने के लिए यू नीड अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम, दैट्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो चलिए देखते हैं क्या है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड एज माय ब्रीदिंग. इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग. यहाँ पे जहाँ पे O2 ले रहे हो, आप CO2 को यहाँ पे रिलीज कर रहे हो. Respiration, it is a biochemical process where food material like glucose is oxidized to produce energy in the form of my ATP. ये होता है आपका रेस्पिरेशन, जहां पे आप समझ पा रहे हो कि आपके सेल के अंदर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो. सेल के अंदर आपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके यू आर मेकिंग द ATP आउट ऑफ इट. और जब आप ये कर रहे होते हो तो आपका CO2 वहां पे आपका रिलीज होगा, जिसको आपको बॉडी के बाहर आपको निकालना है. देखिए ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है ना. सेम अगेन डिफरेंसेस यहाँ पे देखे रखे हुए, देख लेता हूँ डिफरेंसेस को. Breathing, it involves intake of oxygen and release of carbon dioxide. Respiration is more complex and includes breakdown of food into release energy molecule. ठीक है. It is a physical process. Breathing is a physical process जहाँ पे आपका exchange of gases आपके यहाँ पे हो रहा है. It is a biochemical process to release the energy. It involves breathing organ जो हमारे पास है यहाँ पे lungs. It occurs in the cellular level. तो सब लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का मतलब यहाँ पे याद रखना. जब भी रेस्पिरेशन आपके सामने टर्म आ रहा है, यू कैन टेक इनटू अकाउंट दे आर टॉकिंग अबाउट माय सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक कंपैरेटिव एनाटॉमी. हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कैसे आपके अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, हाउ इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स यू आर फाइंडिंग द ब्रीदिंग विल बी हैपनिंग ओवर देयर. सो आपके अलग अलग ग्रुप के अंदर आपका ब्रीदिंग आपका कैसे हो रहा होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं. ठीक है. या एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका कैसे हो रहा होता है. सो द मोड ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वेरीज ग्रेटली फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज माय सेलुलर रेस्पिरेशन, इज सिमिलर इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो बेसिकली आप बैक्टीरिया लोगे, आप अमीबा लोगे, आप लोगे आपका फंगाई लोगे, हम सबके अंदर जो बेसिक सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा था वो सबके अंदर कॉमन रहेगा. ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC, ये सबके अंदर आपका हो रहा होगा. बट आप एक्सचेंज कैसे कर रहे हो गैसेस को, आपका यहाँ पे वेरी करता है. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस वेरी इन द डिफरेंट एनिमल्स. आपके हर एक एनिमल के अंदर आपके यहाँ पे वेरी करेगा. सो वेरियस डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट एनिमल्स. लाइक यू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है कई बार एक्सचेंज. बॉडी वॉल, स्किन से हो रहा होता है आपका गैसेस एक्सचेंज. आपके यहाँ पे यू हैव अ ट्राइकल सिस्टम, गिल्स एंड लंग्स. सो दे आर डिफरेंट वेज थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बीन डन बाय द एनिमल्स. अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो पाता है. अच्छा याद रखना, अगर कोई चीज समझ नहीं आए या कोई टर्म समझ ना आए, देन पूछ लेना बीच में ही. इवन दो हम ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सो लेट्स टेक इट एज अ चैप्टर, वी आर डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच. अगर कोई चीज समझ नहीं आती है देन इंटरप्ट करके पूछ लेना. ठीक है. चलो. ऑलराइट, नाउ वी हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ओवर हियर. तो अगर मैं बात करूं मेरे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा और प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पे पूरे बॉडी सरफेस से ये लोग अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे कर सकते हैं. सो बॉडी सरफेस से ये लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पे CO2 को रिलीज करेंगे और O2 को अंदर लेंगे. सिंपल होते ही, इनके अंदर ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए नहीं मिलती. तो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटफॉर्म के अंदर यू विल फाइंड एंटायर बॉडी सरफेस इज बीन यूटिलाइज्ड फॉर माय एक्सचेंज ऑफ गैसेस. CO2 को आप यहाँ पे रिलीज करते हो, O2 को आप यहाँ पे अंदर लेते हो. ये आपका करा जा रहा है विद हेल्प ऑफ माय स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा एंड माय प्लेटफॉर्म्स. बहुत ही बेसिक सिंपल तरीका है टू डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देन यू हैव द इंसेक्टा ओवर हियर. अब जब आप इंसेक्ट्स की बात करते हो ना, इंसेक्ट में सारे इंसेक्ट्स आते हैं, लाइक आपका ग्रास हॉपर, कॉकरोच, बटरफ्लाई, एवरीथिंग. They will have something called as my tracheal system. So insects will have something called as my tracheal system. Centipedes के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका you will have the tracheal system. And millipede, ये सारे insects हैं. They will all will be coming under the class of my insecta. ये सब के सब मेरे आते हैं in the class of your insecta. और इन सब के अंदर आप मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे tracheal tube system.
अगर आपने 11th ग्रेड के अंदर आपने अपना कॉकरोच पढ़ा होगा तो आपने ये सुना होगा यह ट्रैकियल सिस्टम इन द कॉकरोच, जहां पे जिसके थ्रू आपकी एयर आती है, बाहर से अंदर आती है और डायरेक्ट टिश्यूज तक पहुंचती है। सो ये चीज आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। याद रखना, इंसेक्टा के अंदर आपको ट्रैकियल ट्यूब्स आपको मिल जाएंगे। स्पाइडर के साथ आपकी कहानी थोड़ी यहाँ पे अलग हो जाती है। स्पाइडर इज नोन टू बी, पहली बात ये इंसेक्टा में नहीं आता, ये एक अलग ही आपका क्लास होता है, दैट्स आर्कनीडा, उसके अंदर ही आता है। स्पाइडर के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए दैट दिस क्लास विल बी हैविंग समथिंग कॉल्ड एज माय बुक लंग्स। तो यहाँ पे जो ब्रीदिंग के लिए जो आपका सेटअप होता है वो आपका यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा। दे विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय बुक लंग्स। बुक लंग्स आपको सिर्फ स्पाइडर में नहीं मिलते, यू कैन ऑल्सो फाइंड द सेम थिंग इन द स्कॉर्पियन एज वेल। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के अंदर आपको जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आपको मिलता है उसे हम कहते हैं एज अ बुक लंग्स। देन यू हैव अ स्किन एंड अ मॉइस्ट सरफेस लाइक आपका अर्थफॉर्म, एम्फीबियन आपका हो गया। दे विल बी हैविंग नंबर ऑफ थिंग्स ऑन देयर सरफेस। सो बेसिकली अर्थफॉर्म के अंदर आपका वाया स्किन हो जाता है, आपकी काफी मॉइस्ट होती है आपकी यहाँ पे स्किन, तो यहाँ पे आपका स्किन के थ्रू आपका एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाएगा। अगर मैं एम्फीबियन की बात करूं, एम्फीबियन के अंदर हम जनरली किसकी बात करते हैं, हम फ्रॉग की बात करते हैं, वही हमारा फेवरेट एनिमल है। तो अगर मैं एम्फीबियन के अंदर अगर फ्रॉग की बात करता हूँ, देन फ्रॉग के अंदर वी विल गेट टू सी नंबर ऑफ थिंग्स। फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग के अंदर यू विल हैव, याद रखना फ्रॉग के पास लंग्स होते हैं। सो लंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप ब्रीदिंग के लिए, आप इस्तेमाल कर सकते हो स्किन का। तो अगर फ्रॉग पानी के अंदर होता है तो वो स्किन के थ्रू ब्रीद आउट कर सकता है, सो इट कैन रिलीज द एयर, टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द स्किन। इसके साथ साथ योर फ्रॉग कैन ऑल्सो डू द buccopharyngeal breathing, or it will also have a buccopharyngeal passage। उसके माउथ पार्ट से भी, बकोफेरेंजियल मतलब माउथ पार्ट से भी वो अपने आप में ब्रीदिंग कर सकता है। इट हैज अ माउथ पार्ट, इट विल हैव द माउथ पार्ट फेरिंक्स के पास में, बक्कल कैविटी के पास में, वहां से भी वो गैसेस एक्सचेंज वहां से कर सकता है। सो इतना बकोफेरेंजियल पैसेज भी इट विल बी ऑप्शन इन द फ्रॉग थ्रू विच इट विल डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके साथ याद रखना कि आपको गिल्स भी मिल सकते हैं फ्रॉग के अंदर, बट ओनली इन द टैडपोल स्टेज। आपको गिल्स भी मिल सकते हैं फ्रॉग के अंदर, बट दोस गिल्स हैव बीन सीन इन माय टैडपोल स्टेज के अंदर। सो टैडपोल स्टेज के अंदर विल फाइंडिंग द गिल्स विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो फ्रॉग में भी याद रखना स्किन है, लंग्स है, बकोफेरेंजियल पैसेज है, उसके साथ साथ यू विल हैव द गिल्स जिसके थ्रू आपके यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे किया जा सकता है। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। ये कंपैरेटिव एनाटॉमी सिर्फ आप इस चैप्टर के लिए नहीं समझ रहे, आपको इसको इवन याद रखना है इन टर्म्स ऑफ एनुअल किडनी वाले चैप्टर का भी रिवीजन आपके यहाँ पे हो रहा है। एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपके यहाँ पे रिवीजन आपके यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, देन यू हैव द गिल्स। गिल्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे आपके फिश के अंदर, टैडपोल के अंदर, एंड इवन प्रॉन्स। याद रखना प्रॉन में तो गिल्स मिल जाए, उसके साथ यू कैन आल्सो हैव क्रैब। क्रैब के अंदर भी आपको गिल्स देखने के लिए मिलेंगे। और क्रैब और प्रॉन कौन से फाइलम के अंदर आएगा? हाँ जी बताइए, बोलिए कुछ, चुप मत बैठिए। इन विच फाइलम द क्रैब एंड प्रॉन विल कम? फाइलम भूल गए? आर्थ्रोपोडा। ऐसे कैसे भूल जाते हो आप लोग, कैसे? यू विल हैव दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा, इन विच आर्थ्रोपोडा के अंदर सिर्फ इंसेक्ट नहीं आते, आपके क्रैब, प्रॉन्स, लॉबस्टर, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स, एवरीथिंग विल कम अंडर द आर्थ्रोपोडा। अगर आप इतना याद रख सकते हो तो आप एक चीज यहाँ पे याद रख लो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके जो प्रॉनो क्रैब आते हैं, दे कम अंडर अ डिफरेंट क्लास। एक आपका क्लास होता है, एक आपका क्लास होगा, एंड दैट क्लास इज कॉल्ड बाय क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जो आपका क्लास होता है उसके अंदर आपको मिलेंगे आपके प्रॉन एंड क्रैब। सो प्रॉन एंड क्रैब इवन योर लॉबस्टर विल कम अंडर द क्रस्टेशिया। ठीक है, इनके पास होते हैं गिल्स फॉर माय रेस्पिरेशन। देन लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स तो आपको सारे वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेटा में आपको मिल ही जाएंगे। लंग्स आई कैन फाइंड इन योर एव्स, बर्ड्स में आप मिलेंगे ये, यू कैन फाइंड इन द रेप्टाइल्स एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इन मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर डॉल्फिन मैमल है तो उसके अंदर भी लंग्स ही मिलता है, वेल अगर मैमल है तो उसके अंदर भी आपको लंग्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो लंग्स आर समथिंग आई विल फाइंडिंग इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स ओवर हियर।
Now let's have a look. In human respiratory system, what you get to see now, that it is a structure which will have number of things. Like काफी ज्यादा sequence के structure कई ज्यादा आपको बीच में आपको यहाँ पे structure मिलेंगे. So human respiratory system is a physiological system consisting of a respiratory organ and structures involved in gaseous exchange. जिसमें आपके आते हैं आपके respiratory organ and structures involved in the gaseous exchange. तो देखो यहाँ पे क्या है? The human respiratory system involves क्या क्या आपके पास? Nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli and lungs. तो ये सारे आपके पार्ट बनते हैं मेरे यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के. अब हम क्या करेंगे, इनको एक बार फिर आराम से हम देखते हैं एक बार. लेट्स ट्राई टू सी ऑल दोस थिंग्स वेरी केयरफुली. चलो, ताकि इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हम इन्हें यहाँ पे समझ सकें. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स. सो विल स्टार्ट विद द नोज. Now nose will have what to call as a nostril. आपके पास दो नॉस्ट्रिल होते हैं ना, दो आपके पास होल्स होते हैं जहां से आप एयर को अंदर लेते हो. आप नॉस्ट्रिल. Nostril will lead to a nasal passage. Nostril will lead to a nasal passage. ये वही पैसेज होता है जहां पे आपका इतना सारा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है. अगर आपने सर्दी लग गई तो आपने सर्दी के मौसम में बर्फ का गोला खा लिया मना करने के बाद भी, यू विल फाइंड ऑल द म्यूकस इन द नेजल पैसेज आफ्टर फ्यू डेज. सो यू विल हैव अ नेजल पैसेज. नेजल पैसेज से आप जाते हो यहाँ पे फ्रॉम द नॉस्ट्रिल यू हैव नेजल पैसेज. फ्रॉम देयर यू विल गो इनटू द फेरिंग्स. फेरिंग्स से आप जाओगे यहाँ पे. सो फेरिंग्स इज अ कॉमन स्ट्रक्चर. याद रखना, फेरिंग्स इज अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर माय पैसेज ऑफ माय फूड एंड द एयर. सो ये मेरा यहाँ पे कॉमन स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, ये बात भूलना मत. This is a common passage. This will be a common passage for खाने के लिए and for air. So आपकी हवा और खाना इसी पैसेज से आपका पास होगा. Then you will have a larynx. Then you will be having your larynx यहाँ पे. अब larynx आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा तो भूलना मत. Larynx is something जहां पे आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स. लैरिंग्स के अंदर ही आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स. तो यहाँ से आपकी आवाज निकल रही है, जो भी आप बातें कर रहे होते हो उसके वोकल कॉर्ड्स आपके होते हैं आपके लैरिंग्स के अंदर. लैरिंग्स से फिर आप जाओगे आपके ट्रैकिया के अंदर. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट इनटू द ट्रैकिया. एंड ट्रैकिया से यू विल गेट इनसाइड द ब्रोंकाई. फ्रॉम हियर यू फाइंड द ब्रोंकाई विल बी फाउंड. अब ब्रोंकाई से मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ. लाइक लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट व्हाट इज बीन हैपनिंग फ्रॉम हियर. सी, अब यहाँ पे एक चीज का यहाँ पे आप ध्यान देना. अगर आप कभी ऑब्जर्व करते हो ना, अगर आप इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व द ट्रैकिया, लेट मी शो यू समवेयर ओवर हियर. लेट्स सी समथिंग ओवर हियर. सो व्हाट डू यू गेट टू सी ना, हम ट्रैकिया को थोड़ा यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं. अगर आप ट्रैकिया को ऑब्जर्व करोगे, इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व द ट्रैकिया, सो ट्रैकिया एक ऐसे लंबा सा कॉर्ड होगा, स्ट्रक्चर होगा, जो आप अभी फील भी कर सकते हो. कैन एक्चुअली फील इन योर गले के अंदर. यू हैव अ ट्रैकिया एंड द ट्रैकिया विल बी हैविंग लाइक ब्रांचेस. ट्रैकिया विल फ्रॉम दिस ब्रांचेस ओवर देयर. ये जो ब्रांचेस आपको ट्रैकिया के अंदर आपको मिलते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे ना यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ प्राइमरी ब्रोंकाई. यू कॉल देम एज अ प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है, यू कॉल देम एज अ प्राइमरी ब्रोंकाई. अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो आपका यहाँ पे ये लंग्स के अंदर चला जाएगा. तो आप ये मान लो कि मेरे जो यहाँ पे ट्राइकिया के जो प्राइमरी ब्रोंकाई हमने यहाँ पे बना लिए, दे विल एंटर इनसाइड द लंग्स. ये मेरे लंग्स के अंदर एंटर कर चुके हैं. समझे, मेरा एक लंग बना रहा हूँ मैं, आपका दोनों नहीं बनाऊंगा, जगह नहीं इतनी. सो समझो ये मेरा यहाँ पे लंग है, इसके अंदर मेरा भी एंटर कर गया. राइट. अब इसमें मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ पे एंटर किया लंग के अंदर. सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस प्राइमरी ब्रोंकाई विल ब्रेक इटसेल्फ डाउन इनटू मच मोर स्मॉलर ब्रोंकाई. और छोटे ब्रोंकाई आपको बना के देगा. तो प्राइमरी ब्रोंकाई मेरा पे एंटर किया and it has formed much more smaller bronchi. और जो smaller bronchi ये बना के देगा आपको यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे as a secondary bronchi. इसको मैंने बोलना है यहाँ पे as a secondary bronchi. Secondary bronchi further break down करेगा. Secondary bronchi आपका further यहाँ पे split होगा और छोटे bronchi ये बना के देगा आपको यहाँ पे. तो और छोटे bronchi जो आपके यहाँ पे बन के आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, इसमें से you call them as a tertiary bronchi. Again, you are going to call them as a tertiary bronchi. तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो था वो स्प्लिट हुआ, मतलब आपका प्राइमरी ब्रोंकाई बना और वो अंदर चला गया लंग्स के अंदर. और लंग्स के अंदर जाने के बाद इट विल गिव राइज टू योर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई.
अब सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बनने के बाद क्या होता है ना, फिर अब यहाँ से आपके बनेंगे मच मोर स्मॉलर ट्यूब्स। यहाँ से आपके और भी छोटे ट्यूब्स आपको बनते हुए मिलेंगे यहाँ पे, विच आर नथिंग बट माई ब्रोंक्यूल्स। नाउ यू विल फाइंड मच मोर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड, और स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेंगे, एंड दिस ब्रोंक्यूल्स विल फर्दर ब्रेक डाउन इनटू मच मोर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। तो आपको यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे यहाँ पे, सो विल फाइंड सम ब्रोंक्यूल्स विल बी सीन, सो विल हैव हियर सम ऑफ द ब्रोंक्यूल्स आपको यहाँ पे बनते मिल जाएंगे। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स आपके सामने बने हैं यहाँ पे, ये फर्दर ब्रेक डाउन होंगे, फर्दर ब्रेक डाउन, एंड व्हाट यू विल फाइंड, मैं आपको यहाँ पे बाद में आगे लिखता हूँ व्हाट विल हैपन विद देम। उसके पहले याद रखना, जब आप ट्रैकिया को ऑब्जर्व करते हो, सो ट्रैकिया विल हैव अ सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग। तो ट्रैकिया के आसपास आपको मिलेगी आपके यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजस रिंग, सो यू विल बी फाइंडिंग द प्रेजेंस ऑफ अ सी शेप्ड और रिंग शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग। तो कार्टिलेजस रिंग आपको मिलती है आपके यहाँ पे ट्रैकिया के आसपास। अभी सिर्फ ट्रैकिया के आसपास आपको नहीं मिलती, यू कैन फाइंड द सेम थिंग इन द प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर भी आपको मिलेगा। द सेम थिंग कैन बी सीन बाय सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड सेम थिंग कैन बी सीन बाय टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके साथ इनिशियली कुछ ब्रोंक्यूल्स होते हैं तो वहां पे आपको मिल जाती है। इनिशियली जब कुछ ब्रोंक्यूल्स आपके यहाँ पे होते हैं, दे विल हैव द योर कार्टिलेजस रिंग, लेकिन उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो आपके ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, तो ये ब्रोंक्यूल्स जो मैंने आपको बना के दिया है ना, इसके बाद भी आपके ब्रोंक्यूल्स और बनेंगे, और आपके अंदर जाके छोटे ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, उनमें नहीं होता। उनके अंदर आपको ये सी शेप कार्टिलेजस रिंग आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली चीज ये बताओ कि इनका रोल क्या होता है। तो आपको याद रखना है, ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट आपका, ये प्रोवाइड करता है आपके यहाँ पे सपोर्ट, किसको करे सपोर्ट, सपोर्ट टू ट्राइकिया, and prevent collapse of trachea and prevent collapsing of trachea, prevent collapsing of trachea during breathing। ब्रीदिंग के दौरान आपका ट्राइकिया कभी कोलैप्स ना हो, वो चीज का यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। दिस समथिंग इज अवॉइडेड ओवर हियर। ठीक है, पता है कभी आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब लोगों की सर्जरी हो रही है तो उनका माउथ ओपन करके उनमें एक ट्यूब डाली जाती है, वो ट्यूब के थ्रू आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो लंग्स तक। तो जब सर्जरी कर रहे थे तब तो वो लाइक पर्सन बेहोश होता है, राइट। सो वो टाइम पे यू एक्चुअली ऐड दिस बड़ी सी ट्यूब आप डालते हो माउथ के अंदर, एंड थ्रू दैट माउथ द ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टुवर्ड्स द लंग्स। तो ट्राइकिया से पास हो रहा होता है। तो याद रखना, ट्राइकिया का काम यहाँ पे होता है, और ट्राइकिया थोड़ा ऐसा लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका मेंटेन रहेगा उसका शेप। इसका स्ट्रक्चर आपका वैसा नहीं कि आपके कोलैप्स कर जाएगा, ये कोलैप्स क्यों नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव दिस सी शेप रिंग ओवर हियर। सो सी शेप कार्टिलेजस रिंग जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसकी वजह से आपके ट्राइकिया को सपोर्ट मिलता है, एंड दिस विल गोइंग टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्राइकिया ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दौरान आपका ट्राइकिया कोलैप्स नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेजस रिंग। तो ये हमारे बड़े काम की होती है। आप फील भी कर सकते हो, आप अपने गले को हाथ लगाओगे ना, यू कैन एक्चुअली फील दोस रिंग। ज्यादा जोर से वो मत करना, लेकिन हाँ यू कैन फील दोस रिंग ओवर देयर। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि आपके यहाँ पे जो ट्राइकिया था, इसने बनाया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड देन दे हैव फॉर्म्ड द ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंक्यूल्स का यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज करता हूँ, एनसीईआरटी नाम यूज करता हूँ बिकॉज हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है। यू कॉल देम एज द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, कॉल देम एज द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। सो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके यहाँ पे कार्टिलेजस रिंग। सो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी यू विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ अ कार्टिलेजस रिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट इसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स आपके बनते हैं उनके अंदर आपको नहीं मिलता। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, इफ आई हैव टू सी, मुझे ये बात पता चलती है कि मेरे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो थे मेरे यहाँ पे, लेट्स से आई हैव दिस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो होंगे मेरे, इनके अंदर तो मुझे मिल जाएगा रिंग यहाँ पे, आई विल फाइंड द रिंग सराउंडिंग देम। यहाँ पे मुझे रिंग मिल जाएगा, चलो मिल गया। लेकिन यहाँ से फिर क्या बनता है, यहाँ से मुझे बनते मिलेगा मेरा यहाँ पे, आई विल फाइंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ माय much more smaller bronchioles. You call them as a terminal bronchioles. यहाँ से आपके बनते हैं terminal bronchioles। ठीक है, और ये terminal bronchioles further break down करते हैं, they will further break down into your respiratory bronchioles। ये further break down करेंगे और आपको बना के देंगे आपके यहाँ पे respiratory bronchioles।
तो टनल ब्रोंक्यूल्स विल फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब ये एनसाइड में मेंशन नहीं है, लेकिन आप याद रख लो दैट यू हैव अ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर, एंड अल्टीमेटली आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, दे विल अल्टीमेटली गिव राइज टू एल्वेओलर सैक। तो ये आपका अल्टीमेटली जाके ब्रांच आउट करके दे विल गिव राइज टू अ एल्वेओलर सैक, और उस सैक के अंदर आपको कई सारे एल्वेओलर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। दिस माय एल्वेओलर सैक, sac, and the sac will be having all the alveoli, जिसके अंदर आपको कई सारे एल्वेलाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। माय टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड माय रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कार्टिलेजस रिंग, बट उसके पहले जो आपको मिलेगा यहाँ पे, उसके अंदर आपको क्लियरली आपको मिल सकता है, आपका कार्टिलेजस रिंग आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो पहले तो आपको इतनी बातें इसके अंदर याद रखनी है। तो पहले ये बताओ, क्या इतनी चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। यस सर। चीज अगर समझ ना आ रही हो तो बता देना मुझे, वैसे भी आपकी आवाज आ नहीं रही है, अच्छा वॉल्यूम कम इसलिए नहीं आ रही, ठीक है, ऑलराइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस, ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। आपके ट्राइकिया के अंदर ना यू विल गेट टू सी सम स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स। बेसिकली योर ट्राइकिया ना ब्रोंका है, योर ट्राइकिया एंड ब्रोंका है, इनके अंदर आपको एक स्पेशल टाइप के आपको सेल्स मिल जाते हैं। तो कौन से टाइप के सेल्स मुझे आप मिलेंगे? आई विल गेट टू सी ओवर प्रेजेंस ऑफ माय ciliated columnar epithelium, ciliated columnar epithelium। ये चीज भूलना मत, अगेन इंपॉर्टेंट चीज है। यू विल हैव अ ciliated columnar epithelium आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। अब ये जो epithelium है, जहां पे आपसे नाम से पता चल रहा है इट विल हैव द cilia on them, तो ciliated columnar epithelium will also have a secretion of a mucus. This epithelium will also have a mucus gland, so this epithelium will also have a mucus gland, और इस म्यूकस ग्लैंड से आपको यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन आपको यहाँ पे होगा। सो फ्रॉम दिस म्यूकस ग्लैंड यू विल फाइंड म्यूकस विल बी सिक्रेटेड, म्यूकस इज सिक्रेटेड। अब जब आपको यहाँ पे म्यूकस को सिक्रेट किया जाएगा, व्हेन यू फाइंड द म्यूकस गेटिंग सिक्रेटेड ओवर हियर, ये म्यूकस का यहाँ पे काम क्या होता है? नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि म्यूकस आपके यहाँ पे करता क्या है। पहली चीज, म्यूकस का काम होता है ट्रैप करना पैथोजेंस को। अगर आपके कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, कोई पैथोजन आ रहा है, तो उसे वो ट्रैप करेगा। दैट इज व्हाट म्यूकस इज नोन फॉर। म्यूकस का काम ही होता है कि वो ट्राइकिया के अंदर आपका सिक्रेट किया जाएगा, ब्रोंका में सिक्रेट किया जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू ट्रैप द पैथोजेंस। पैथोजन छोड़ो, अगर आपको कोई फॉरेन पार्टिकल भी हुआ ना, डस्ट पार्टिकल भी हुआ, तब भी उसे वहां पे वो पकड़ लेगा। सो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, whenever we talk about these kind of cells, जब भी हम इन सेल्स की बात करते हैं, आप याद रखना, assume that this is my cell, assume that this is going to be your cell, ये सारे मेरे यहाँ पे सिलेटेड कॉलमर epithelium। वो बोलेगा सर सीलिया तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, रुक जाओ 2 मिनट। You have these cells which are generally elongated cells, and assume that they will have a cilia on the top. ठीक है, अब ये जो आपका सीलिया होता है ना, ये क्या करता है, आपका म्यूकस है। समझो आपका यहाँ पे म्यूकस है ट्राइकिया के अंदर, सो आप दिस म्यूकस ओवर हियर, ये आपका यहाँ पे म्यूकस है, ये म्यूकस को पुश करेगा। सो दिस इज ऑल द म्यूकस इन द ट्राइकिया, एंड दैट म्यूकस विल पुश टुवर्ड्स द फेरिंक्स। सो आपको ये बात याद रखनी है, सवाल आता है कई बार, आपको जो यहाँ पे म्यूकस मिल रहा है, द म्यूकस यू आर फाइंडिंग ओवर हियर, ये म्यूकस को आप कहां पुश करोगे? सो म्यूकस विल पुश टुवर्ड्स द फेरिंक्स। सो ये आपके यहाँ पे सारा म्यूकस है, दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ म्यूकस इन द ट्राइकिया, और विद द हेल्प ऑफ द सीलिया, ये आपको जो सीलिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी मदद से आप म्यूकस को पुश करोगे टुवर्ड्स द फेरिंक्स। आपने ये बात नोटिस की होगी कई बार कि जब आपको सर्दी होती है ना, तो आपका म्यूकस, आपको ऐसा लगता है कि आपको म्यूकस है गले के अंदर, नाक के अंदर, फेरिंक्स के अंदर, एंड इट इज कमिंग इन द माउथ। एवरी टाइम यू विल फाइंड इट कमिंग इन द माउथ। तो बेसिकली उसे माउथ में पुश कौन कर रहा है आपके यहाँ पे? ऑन द सीलिया व्हिच यू फाइंड इन दिस सेल्स, सो विल बी पुटिंग द म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंक्स। सो टुवर्ड्स द फेरिंक्स इसको यहाँ पे पुश किया जाता है। अब फेरिंक्स की तरफ पुश यहाँ पे क्यों किया जाता है? आप समझ लो कि म्यूकस के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ माइक्रोब्स है, तो जब आप म्यूकस को पुश करते हो फेरिंक्स के अंदर, फेरिंक्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर माय ब्रीदिंग एंड माय पैसेज ऑफ फूड, तो आप वो म्यूकस को स्वैलो कर सकते हो। आप उस म्यूकस को आप स्वैलो कर लेते हो, जब आप उस म्यूकस को आप स्वैलो कर लेते हो, तो व्हाट विल हैपन, दैट म्यूकस विल गो इन द स्टमक, एंड स्टमक तो आप जानते हो काफी वैसे भी हॉस्टाइल होता है। हॉस्टाइल मतलब इट विल हैव अ वेरी लो पीएच। तो अगर कोई माइक्रोब है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई फॉरेन बॉडी है, तो उसे आप वहां पे आप डाइजेस्ट कर लोगे।
काफी सक्सेसफुली, काफी आसानी से आप उस चीज को वहां पे डाइजेस्ट कर पाओगे। तो इसलिए याद रखना कि आपका जो म्यूकस यहाँ पे होगा, द म्यूकस यू विल फाइंड इट विल बी ऑलवेज पुश टुवर्ड्स द फेरिंग्स, ताकि वहां से आप उसे लाइक स्वैलो कर लो एंड यू कैन गेट इनसाइड द स्टमक। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? यस Yes, यस सर। yes, sir. कौन सा पार्ट वापस बता दो। आई थॉट किसी ने बोला कि कुछ वापस बताना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर बोलना बेटा कौन सा वाला पार्ट वापस सीखना है। आई थॉट स्वेलिंग वाज बैड हैबिट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राइट। So that is what you have to do. This is something you will find happening in this. So that is what your this is what you find happening with your slated columnar epithelium. तो ये चीज याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आपका प्ले कर रहा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन, इवन तो ये सारी माइक्रो इन्फॉर्मेशन से ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे देख लिया। वी हैव सीन अप टू माय रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब एंड पे आते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज द एल्वियोलाई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एल्वियोलर सैक के अंदर अगर आप ये सैक को ऑब्जर्व करते हो तो सैक के अंदर आपको कई सारे, इट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, और इस सैक के अंदर देन विल गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई आपको मिल जाएंगे। सो विल फाइंड ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे आपके यहाँ पे, व्हिच विल बी कॉल्ड एज माय एल्वियोलाई। सो यू विल गेट टू सी एल्वियोलाई ओवर देयर। सो चलिए बात करें, थोड़ी बहुत बात करते हैं यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट माय एल्वियोलाई। अगर मैं एल्वियोलाई की मैं बात करता हूं तो याद रखना एल्वियोलाई का नंबर आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर। इन योर लंग्स विल हैव अराउंड 300 मिलियन एल्वियोलाई। 300 मिलियन एल्वियोलाई। कितने मिलियन एल्वियोलाई आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप एल्वियोलाई को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो ना, they will have one kind of epithelium. So alveoli को अगर आप ऑब्जर्व, they will have a thin wall. They will have thin wall made up of squamous epithelium. ये भूलना मत, याद रखना, squamous epithelium. अब स्क्वामस एपिथेलियम आपको यहाँ पे मिलता है एल्वियोलाई के अंदर, और ये इट विल हैव अ वेरी थिन वॉल। इट मेक सेंस क्योंकि यहाँ पे आपका ये लोकेशन है जहां पे आप करते हो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई आपका वो लोकेशन है जहां पे आप O2 को आप रिलीज करते हो, CO2 को आप लेके आते हो। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइक लंग्स। एंड यहाँ पे ज्यादा थिक वॉल रखने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हो मेरा गैसेस एक्सचेंज अगर यहाँ पे हो रहा है देन आपको बड़ा बैरियर यहाँ पे नहीं बनाना। सो दैट इज व्हाई दे विल हैव थिन वॉल्स। और आपको यहाँ पे जो एपिथेलियम आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट इज मेड ऑफ माय स्क्वामस एपिथेलियम। ये चीज आपको याद रखनी है। आपके एल्वियोलाई के आसपास यू विल हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यू विल हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यू विल हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज आपको यहाँ मिलेगी, विच मेक सेंस बिकॉज यू नो दैट। देखो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना हमेशा कि आपके एल्वियोलाई के अंदर आपको करना है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो O2 को आपको रिलीज करना है और आपको CO2 को वहां से पिकअप करना है। सो फॉर दैट यू शुड बी हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, राइट। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड एक बहुत हाई अमाउंट के अंदर आपको यहाँ पे कैपिलरीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है नियर बाय द, दे हैव अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नियर बाय द एल्वियोलाई। इसके साथ आप एक और चीज याद रखना, एल्वियोलाई के अंदर यू हैव अ लेयर ऑफ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग ओवर हियर। सी व्हेन यू टॉक अबाउट द एल्वियोलाई ना, व्हाट यू गेट टू सी एल्वियोलाई, इफ यू अगर आप बात करते हो ड्रॉ करके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस स्क्वामस एपिथेलियम, बना देता हूं यहाँ पे, या वो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे। We'll have this nucleus. अरे बाय द वे जिनका NSCB का एग्जाम था, कोई डेट आई है आपके NSCB के एग्जाम की? सर 22। 22, ऑलराइट। स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। सो दैट्स इट, I'll be able to see over there. उसके साथ साथ you should know that इसके अलावा I will get to see that you have a एक थिन लेयर आपको मिलते हैं यहाँ पे एक बायोमोलिक्यूल की, या वो थिन लेयर ऑफ बायोमोलिक्यूल should be finding in this, and this thin layer is called as my lecithin. अब लेसिथिन आपको यहाँ पे क्या करता है? लेसिथिन is going to ensure that my alveoli do not collapse, right? This is going to prevent
और अदर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इट एंश्योर्स टू कीप द एल्वेलाई ओपन, इट एंश्योर्स टू कीप एल्वेलाई ओपन ऑल द टाइम। सो लेसिथिन आपको एक क्लियर मिलेगी आपको यहाँ पे एक बायोमोलिक्यूल की, दिस इज कॉल्ड माय लेसिथिन, एंड दैट इज गोइंग टू एंश्योर दैट is going to ensure that alveoli remains open all the time, ये आपका कोलैप्स ना कर जाए। तो इस चीज का ध्यान रखता है मेरे यहाँ पे लेसिथिन। सो लेसिथिन के बारे में याद रखना, दिस इज गोइंग टू एंश्योर दैट आपके एल्वेलाई हमेशा आपके यहाँ पे ओपन रहे, बंद ना हो जाए। अगर आपके एल्वेलाई अगर आपके कोलैप्स कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं एकदम से या सिकुड़ जाते हैं, तो क्या होगा, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो वो चीज को एंश्योर करता है मेरे यहाँ पे लेसिथिन। सो लेसिथिन विल एंश्योर दैट योर एल्वेलाई विल रिमेन ओपन ऑल द टाइम। अब आपको इसमें एक और चीज याद रखनी है कि एल्वेलाई चलो ये काम तो आपका कर रहा है कि आपका इट्स गोइंग टू डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यू शुड नो दैट कि अगर आपके एल्वेलाई डैमेज हो गया, समझो मेरे पास 300 मिलियन एल्वेलाई है, उनमें से अगर मेरे 50 डैमेज हो गए तो उनको मैं रिवाइव नहीं कर सकता। एक बार मेरे एल्वेलाई गए तो वो गए, खत्म। सो दैट इज व्हाई व्हेन पीपल हु आर गोइंग टू बी चेन स्मोकर, उनका इतना डैमेज हो जाता है उनके एल्वेलाई का कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, आप जिम जाके उतना एक्सरसाइज कर नहीं सकते अगर आपका एल्वेलाई डैमेज हो गए तो। सो अगर आपका ब्रीदिंग अगर आपका मेंटेन नहीं कर पा रहे ना, देन इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द ऑल द बॉडी टिश्यूज। सो दैट इज व्हाई आई वुड से लंग्स आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। क्योंकि हार्ट का भी चलो ठीक है, हार्ट के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ, आपने यू स्टार्ट डूइंग, यू वेंट फॉर अ सर्जरी, आपने अपना एंजियोप्लास्टी आपने करा लिया, यू कैन स्टिल फाइंड योरसेल्फ बैक टू नॉर्मल कंडीशन। लेकिन लंग्स अगर आपके डैमेज हुए, अगर आपके एल्वेलाई डैमेज हुए, देन यू कैन नॉट रिवर्स देम बैक। एक बार हो गए तो हो गए, सिंपल। कई सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर जो एक बार आपके एल्वेलाई डैमेज हो जाते हैं, देन यू कैन नॉट हैव अ नॉर्मल नंबर ऑफ एल्वेलाई इन योर लंग्स, एंड दिस विल हैव इम्पैक्ट, दिस विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर ही इम्पैक्ट करेगा। आप जितना भागम दौड़ पहले कर पा रहे थे उतना आप नहीं कर पाओगे। सो दैट इज समथिंग, दैट इज व्हाई लंग्स आर लाइक सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर डूइंग एवरीथिंग, दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इजीली ट्रांसप्लांट आपको मिलता है ना हार्ट का होते हुए, लंग्स का इतना आसानी से नहीं होता, नॉट दैट कॉमन। आपने काफी रेयरली सुना होगा कि लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है यहाँ पे या वहां पे, राइट? यू जनरली फाइंड हार्ट का हो जाता है, राइट? लंग्स यू डोंट फाइंड हैपनिंग। सो दैट इज व्हाई इट्स समथिंग व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, so याद रखना, this is something you have to know about the alveoli, and this is something I have just mentioned over here. Lecithin याद रखना, going to ensure that alveoli remains open all the time। एक clear आपको मिलेगी यहाँ पे lecithin की, and going to ensure कि आपका हमेशा ओपन रहे। चलिए, now let's come back and let's see यहाँ पे क्या मेंशन किया है। तो इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया, इतना तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे हम देखते क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिंग पार्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वेoli। अच्छा, अब देखो आप क्या करते हो ना, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। यू हैव अ कंडक्टिंग पार्ट एंड यू हैव अ एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर इनटू द एल्वेoli। ये एल्वेoli के अंदर आपका एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है? इट क्लियर्स द एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। ये याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंडक्टिंग पार्ट के दो चीज आपको याद रखनी है कि एक तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है एयर को, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहा होता है। कैसे ट्रैप कर रहा होता है आप जानते हो, म्यूकस होता है ना वहां पे आपका, सो इट्स गोइंग टू ट्रैप दोस थिंग्स। इसके साथ साथ इट विल ह्यूमिडिफाई द एयर, और एयर का टेम्परेचर को लेके आएगा सिमिलर टू माय बॉडी टेम्परेचर। इट ह्यूमिडिफाइज द एयर एंड ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, इसको लेके आता है टुवर्ड्स द बॉडी टेम्परेचर। दिस इज व्हाट माय कंडक्टिंग पार्ट इज नोन फॉर। ये चीज मेरे यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट करता है, ये एयर को ह्यूमिडिफाई करता है एंड विल ब्रिंग द एयर टुवर्ड्स द बॉडी टेम्परेचर। तो बाहर कितना भी लो टेम्परेचर क्यों ना हो, जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आपके टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाता है। दैट इज व्हाट माय कंडक्टिंग पार्ट इज नोन फॉर, राइट? देन यू हैव द एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट वो लोकेशन है जहां पे आपका O2 एंड CO2 को आप यहाँ पे एक्सचेंज करोगे। आपके O2 और CO2 को आप यहाँ पे एक्सचेंज करोगे विद इन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। तो O2 एंड CO2 को आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हो विद इन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, दैट इज द एक्सचेंज पार्ट। अच्छा, होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है, बिकॉज मेरे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा कंसर्न है। सो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है यहाँ पे सबको क्लियरली? आ रही है सर। Yes, sir. यस। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट के अंदर आपका यहाँ पे लाइक O2 एंड CO2 को हम एक्सचेंज करते हैं। चलिए बात करते हैं अबाउट द लंग्स ओवर हियर। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेंबर या थोरैसिक कैविटी में आपको लंग्स मिल जाते हैं, एंड द रेस्ट ऑन द डायफ्राम। डायफ्राम इज अ मसल यू विल फाइंड अंडर द लंग्स। लंग्स के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे एक मसल मिल जाएगा, एंड दैट मसल ओवर हियर इज कॉल्ड माय डायफ्राम, ठीक है? अब लंग्स को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, देन विल हैव लाइक द राइट लंग विल हैव 3 lobes। आपको 3 लोब आपको मिलेंगे यहाँ पे, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, विल हैव 3 lobes। लेफ्ट लंग विल हैव अ 2 lobe। अब लेफ्ट लंग के बारे में आप यहाँ पे याद रखना कि लेफ्ट लंग जो आपका यहाँ पे होता है, ये आपका होगा थोड़ा सा स्मॉलर लंग। दिस विल बी अ स्मॉलर इन साइज।
This lung is going to be smaller in size. अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरा ये लंग यहाँ पे स्मॉलर है, व्हेन आई से दैट दिस लंग इज स्मॉलर इन साइज, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका स्मॉलर साइज होने का रीजन यहाँ पे ये होता है बिकॉज आपका हार्ट होता है जो आपका टिल्ट हो रहा होता है आपके टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। आपका जो हार्ट है वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे होता है ना, तो इस एरिया के अंदर यू विल गेट टू सी देयर इज अ स्मॉल पैच ओवर देयर, और इस स्मॉल पैच को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्डियक नॉच। यू हैव अ स्मॉल पैच, स्मॉल एरिया ओवर देयर, और स्मॉल एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। अब क्योंकि हम इसे कार्डियक नॉच यहाँ पे हम बोलते हैं, सो यहाँ पे आपका हार्ट आता है। सो याद रखना हार्ट इज tilted towards the left hand side and because of that your lungs are going to be, left lung will be much slightly smaller. अब आपके जो लंग्स होते हैं ना, इनको कवरिंग क्या मिलती है? सो पहले तो याद रखना है आपके जो बोन्स भी कवर कर होंगे, जैसे लाइक यू हैव अ रिब केज जिसे कर रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है। वेंट्रल डॉर्सल साइड पे यू हैव द वर्टिब्रल कॉलम, आपके थोरैसिक वर्टिब्रा आपके वहां पे होते हैं, वेंट्रल साइड पे यू हैव अ रिब केज, बट इसके साथ साथ यू हैव अ डबल लेयर कवरिंग। डबल लेयर कवरिंग जो आपकी होती है लंग्स को हम कहते हैं प्लूरा या प्लूरे। So you have each lung is covered by double layer covering and that double layer covering is called my pleurae, and इसमें भी आपको दो पार्ट्स मिलते हैं। You have a outer pleurae, outer one को हम कहते हैं यहाँ पे parietal pleurae, and you have a inner one is called by visceral pleurae. So basically अगर आप इसे देखोगे यहाँ पे then you will have a two layers double membrane covering आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, जैसे आपके हार्ट की होती है वैसे आपको मिलेगी यहाँ पे। जो outer layer यहाँ पे होती है, the outer one is called as my parietal pleurae. This is the outer one. ठीक है, ये होगी मेरे पे parietal pleurae, और जो इनर लेयर मेरे यहाँ पे होती है that is called as my basilar pleurae, basilar pleurae. तो ये दो टर्म्स आपको याद में, you have a parietal and a basilar यहाँ पे। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में you will have a fluid, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको यहाँ पे एक फ्लूइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक फ्लूइड मिल जाता है, and that fluid over here is called as my pleural fluid, pleural fluid। तो प्लूरल फ्लूइड आपको मिलता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, और आपको यहाँ पे आ रहा है कि प्लूरल फ्लूइड इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपको फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा, आपके दो मेम्ब्रेन के बीच में आपका फ्रिक्शन आपके यहाँ पे होने रहा है, उस चीज का ध्यान रखा जाता है हमारा प्लूरल फ्लूइड। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस वेरी क्लियरली कि प्लूरल फ्लूइड का काम यहाँ पे होता है, ये आपके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन होने से ये बचाता है, राइट, एंड दैट विल अल्टीमेटली हेल्प इन इंश्योरिंग दैट कि आपके ब्रीदिंग आपके आप यहाँ पे सक्सेसफुली आप यहाँ पे अपनी कर पाओ। सो याद रखना, you have a pleural fluid and you have a outer pleura and you have a inner pleura and you have a double membrane covering आपके लंग्स के आसपास आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जो आप काफी क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया लंग्स। यहाँ पे फिलहाल के लिए लंग्स के अंदर आपको इतनी ही बात याद रखनी है। एक और चीज याद रखना कि आपका ट्रैक है जब ब्रांच आउट करके अंदर जा रहा है लंग्स के अंदर, तो दैट इज माय प्राइमरी ब्रोंका। जो चीज आपके अंदर जा रही है लंग्स के अंदर, दैट इज नथिंग बट माय प्राइमरी ब्रोंका, राइट। तो ये आपका हमने पैसेज हमने देख लिया। सो वी हैव सीन द पैसेज फ्रॉम द नॉस्ट्रिल से लेके एलुलाई तक हमने यहाँ पे देख लिया। दैट इज समथिंग नाउ वी आर फेमिलियर विद। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर माय बोथ एयर एंड फूड, हम ये बात अब जानते हैं। द पोस्टीरियर एंड हैज अ टू ओपनिंग, यू हैव अ गलेट एंड यू हैव अ ग्लॉटिस। सो आपको जो पोस्टीरियर एंड आपके यहाँ पे होता है ना, यू हैव अ टू ओपनिंग ओवर हियर, यू विल हैव अ गलेट एंड द ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के बारे में भी जरा बात करना चाहूंगा। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस ना, यू विल हैव एक स्मॉल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपका वहां पे, एंड दैट स्मॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय ग्लॉटिस। एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको मिलता है फेरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर, दैट इज कॉल्ड माय ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस जो आपको यहाँ पता है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ये ओपन हो जाएगा यहाँ से, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। सो assume that the small structure is going to be called as my glottis। अब ग्लॉटिस के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे लैरिंग्स, ग्लॉटिस के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे लैरिंग्स। सो समवेयर ओवर हियर यू विल हैव द लैरिंग्स एज वेल। मतलब बेसिकली ये आपको वही पाथवे जहां से आपका एयर अंदर जाना चाहिए, ठीक है। सो यू विल हैव द लैरिंग्स ओवर हियर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आपको जो ग्लॉटिस होता है ना, इसके ऊपर आपको एक कार्टिलेजियस फ्लैप मिलेगा, एक कार्टिलेजियस फ्लैप आपको यहाँ पे मिलता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज एपिग्लॉटिस। यू हैव अ स्मॉल फ्लैप ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड एज माय एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है यहाँ पे कि जब आप खाना खा रहे हो तो ये आपके ग्लॉटिस को यहाँ पे कवर कर लेगा। तो एपिग्लॉटिस का काम ही यहाँ पे होता है कि आपका जो ग्लॉटिस होगा ना, इसको कवर करेगा जब आप खाना खा रहे हो। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपको बोला जाता है, बच्चों ने आपको बोला जाता है कि आप जब खाना खा रहे हो तो आपको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कौन ही सुनता है, कौन ही सुनता है, ये सब बात है। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग ना, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, कई बार आपका खाना ग्लॉटिस में जा सकता है, क्योंकि ग्लॉटिस जो आपका होता है, इट इज नियर टू योर वोकल कॉर्ड, इट इज नियर टू, इट इज वन ऑफ द रीजन जहां आपका कनेक्ट करेगा ट्रैकिया के साथ। अगर यहाँ से खाना अंदर जाता है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बल्कि जब भी अगर आप बात कर रहे हो खाना खाते टाइम,
अगर वहां पे खाना लगता भी है ना थोड़ा सा भी, देन आप एकदम से खांसने लगते हो, ताकि आप उस खाने को आप पुश कर सको बाहर के साइड पे। तो जनरली होता क्या है, जब आप खाना खाते हो ना, जब आप कोई चीज swallow कर रहे होते हो, तो आपका एपिग्लॉटिस इसे कवर कर लेता है। एपिग्लॉटिस इसे यहाँ पे कवर कर लेगा, ताकि कोई चांस ना बने किसी चीज का यहाँ पे अंदर जाने का। आपको भी नोटिस किया, जब आप दवाई खा रहे होते हो, दवाई तो आप swallow कर रहे होते हो, तो जब आप दवाई डालते हो, इतना सारा पानी पीते हो आप, सो जनरली क्या होता है कि यू विल फाइंड द वाटर along with the medicine will go into the your esophagus। वो esophagus के थ्रू आपका जाएगा आपके पेट के अंदर, राइट। दैट ऐसा कभी नहीं होता कि आपने गोली ली, पानी पिया और सब चला गया लंग्स के अंदर, दैट डजंट हैपन, यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग, राइट। बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है करने में, दैट्स व्हाई उनको आप क्या करते हो, उनको लाइक मेडिसिन आप पानी में मिक्स करके आप देते हो उन्हें, बट वंस यू बिकम एडल्ट यू आर एबल टू डू दैट वेरी इजीली, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, इट विल एंश्योर दैट कि खाना आपके ग्लॉटिस में आपका ना जाए, जब आप खाना खा रहे हो तो वो टाइम पे ये ना जाए। और इसलिए कहा जाता है कि आपको बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज जब आप बोलोगे ना तब आपका ये ओपन हो जाएगा अपने आप। फिर बोलने के लिए आपको आवाज निकालनी पड़ेगी ना, तब ये ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन रहेगा then there is a likelihood that your food can go inside, ठीक है। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि छोटे छोटे टुकड़े करके खाना चाहिए और चबा के खाना चाहिए। अगर एक बड़ी चीज अगर आपकी आ गई ना माउथ के अंदर, गले के अंदर, देन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग वन। दर्द की गोली लंग्स, व्हाट इज करीना, ये क्या है डिंपल, वेयर यू फाइंड दैट टर्म, एंड प्रिंस ये क्या चल रहा है आपका, दर्द की गोली लंग्स में चली गई और बढ़ गया, थोड़ी देर पहले दर्द से घुटनों तक था, अब छाती में भी होने लगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो चलो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये चीज आपको सबको आई होप यहाँ पे समझ आ रही है। सो सब ये सब याद रखना, भूलना नहीं आप सब ने ये चीज, ये दे आर ऑल इंपॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ओके। So larynx is a cartilaginous box which helps in the sound production. During the swallowing, it's closed by epiglottis, a thin cartilaginous flap, to prevent the entry of food into the larynx. ये आपका close किया जाता है। Trachea, all bronchi and initial bronchioles are supported by an incomplete cartilaginous half ring. तो ये आपका हो गया यहाँ पे trachea, इसकी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नहीं बेटा, I am not familiar with that right now. फिलहाल मैं familiar नहीं हूँ, you might have to give me some context to that. ठीक है, so now you have a bronchi over here. Each primary bronchus enters the lung, and each bronchus further divides into secondary and tertiary bronchi, and then into the bronchioles. Bronchioles ultimately will give rise to numerous sac-like structures called alveoli. ये हम देख चुके हैं कि bronchioles ultimately आपको यहाँ पे क्या बना के देंगे, they will give you the alveoli over there, वो आपको बन के आपको मिल जाएंगे। So you can see your group of grape-like structure जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, that's my alveoli. Alveoli के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Let's have a look at this. Alveoli are very small, highly vascularized air sacs with a very thin irregular membrane and a rich blood supply. आप जानते हो यहाँ पे blood supply काफी ज्यादा होगा। It will have a good amount of blood vessel nearby them, और यहाँ पे will have a thin wall। और याद रखना जो epithelium आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, आपको याद रखना है, it is always going to be your squamous epithelium। Squamous epithelium आपको यहाँ पे याद रखना है। Alveoli are the primary site for my gaseous exchange. ये मेरा primary site है मेरा पे gaseous exchange का, right? Gaseous exchange takes place between the alveoli and the blood capillaries surrounding them. Gaseous exchange will be seen in place between the alveoli and the blood capillaries surrounding them. This is what you get to see, right? So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is one thing you have to know. Pleural fluid lubricates the surface of the lungs and prevents the friction between the membranes. ये membrane के बीच में friction करने से बचाता है, जो हम देख चुके हैं आपके outer and inner pleurae के बीच में जो आपका fluid था, that's our pleural fluid. Now let's talk about my mechanism of breathing. इसको हम यहाँ पे समझते हैं. So let's pay attention to this. ठीक है, तो जब हम डिस्कस करते हैं हमारे यहाँ पे mechanism of breathing, let's discuss now mechanism of breathing. तो पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आप इस इवेंट की आप बात करते हो, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, लाइक हु आर इन्वॉल्व इन देयर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे
कैंडिडेट होगा जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर डायफ्राम. तो डायफ्राम इज गेटिंग इन्वॉल्व ओवर हियर इनसाइड योर ब्रीदिंग के अंदर. अब डायफ्राम यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम इज अ मसल जो आपको मिलेगी लंग्स के नीचे है. सो लंग्स के नीचे हैव अ मसल. अब जब आप ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, राइट, या जब आप रिलैक्स स्टेट के अंदर हो, तो आपके जो डायफ्राम होता है वो आपका ऐसे आर्क बनाता है. Your diaphragm will make a arc. इसको हम कह सकते हैं you have a relaxed diaphragm. So when the diaphragm is in a relaxed state, this is in a relaxed state. अगर ये ज्यादा लंबे टाइम तक रिलैक्स स्टेट में, then that's a concern. Then that is not a very good thing, right? So relaxed state में अगर आपका यहाँ पे diaphragm अगर आपका यहाँ पे है, then that is how it will look like. So it will make a arc. ये आपको एक आर्क बना के आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, ये आपको आर्क यहाँ पे मिलेगा. अब जैसे ही आपका यहाँ पे आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एज सून एज योर डायफ्राम अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मेरा डायफ्राम यहाँ पे करेगा अपना कॉन्ट्रैक्शन, तो वो एज सून एज इट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे फ्लैट. योर डायफ्राम विल बिकम फ्लैट. सो ये बात क्या रखना कि जैसे आपका डायफ्राम आपका नीचे रहता है लंग्स के नीचे, और जैसे आपका कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सो दिस विल बिकम कंप्लीटली फ्लैट. आपके बिल्कुल आपके यहाँ पे फ्लैट हो जाता है. तो पहले तो आप याद रखोगे आपका डायफ्राम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. डायफ्राम के साथ साथ आपका यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है? यू कैन ऑल्सो फाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ समवन कॉल्ड एज योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, राइट. सो यू हैव अ डायफ्राम एंड देन यू आल्सो हैव अ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी आपको यहाँ पे मिलते हैं. अब सवाल यहाँ पे कई बार ये आता है कि मेरे मसल मुझे मिलते कहाँ पे? वेयर डू आई गेट टू सी दिस मसल? क्या रखना, दीज आर द मसल आई विल फाइंडिंग विद इन द रिब्स. रिब्स के बीच में आपको ये मसल्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. सो याद रखना, योर डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. डायफ्राम तो आपका नीचे आता है, लंग्स के नीचे आता है, बट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपको मिलेगा आपके रिब्स के बीच में देखने के लिए. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक. सो यू हैव योर रिब्स ना, देखो यहाँ पे आपको जो मसल्स दिख रहे हैं ना रिब्स के बीच में, दीज आर माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. तो ये दो लोग यहाँ पे आपके स्ट्रांगली यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे. सो दे आर द वन व्हिच आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व ड्यूरिंग माय ब्रीदिंग के टाइम पे. ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ब्रीदिंग की बात करें, देन विल स्टार्ट विद माय इंस्पिरेशन. दैट इज समथिंग विल डू ओवर हियर. यहाँ पे और भी चीजें आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, बट उनका इन्वॉल्वमेंट कब होता है हम बाद में देखेंगे. लाइक विल हैव समथिंग लाइक योर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी आपके यहाँ पे होगा. you'll have something like your internal intercostal muscle, and you also have something like your abdominal muscle. लेकिन ये एक्टिवली आपके इन्वॉल्व नहीं होते नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर. ये कब इन्वॉल्व होते हैं हम बाद में बात करते हैं. नाउ जब हम बात करते हैं इनहेलेशन की, या जिसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन, सो लेट्स टॉक अबाउट माय इंस्पिरेशन. यहाँ पे इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन दोनों टर्म सेम ही होते हैं नहीं? इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन, अरे नहीं, इट्स योर ब्रीदिंग प्रोसेस. ऑलराइट, ठीक है. सो यू हैव दिस इंस्पिरेशन ओवर हियर. ना इंस्पिरेशन के दौरान आप यहाँ पे करते क्या हो? सो बेसिकली वी विल फाइंड इन दिस योर डायफ्राम एंड योर, सो योर डायफ्राम विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. तो ये करेगा आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. और उसके साथ साथ यू विल फाइंड योर external intercostal muscle, external intercostal muscle will also undergo contraction. ये भी आपको करेगी आपके यहाँ पे contraction. तो आपको ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब आपका you will have your diaphragm which will undergo contraction and you will have an external intercostal muscle, you will have a contraction over here. तो ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे करते हैं आपके यहाँ पे contraction. This is what you will be finding happening over here. तो ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे contraction कर रही होंगी. जब आपका diaphragm contract कर रहा होता है, जो आपका external intercostal muscle आपके यहाँ पे contract कर रहा होता है, तो आपके यहाँ पे होता क्या है? So when you find diaphragm undergoing contraction, you will find that कि आपका diaphragm जो होगा वो आपका flat हो जाएगा. The diaphragm जो आपके यहाँ पे होता है वो आपके यहाँ पे बिल्कुल flat हो जाता है.
सो दिस विल इंक्रीज द थोरैसिक कैविटी, ये आपका यहाँ पे थोरैसिक कैविटी को यहाँ पे इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, योर रिब्स विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, योर रिब केज will move upward and outward। तो ये स्मॉल चीजें आपको याद रखनी है कि जैसे ही आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका रिब केज या आपके जो रिब्स होते हैं दे विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे। एंड डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देन यू आर आल्सो फाइंड कि आपका वर्टिकल स्केल के ऊपर आपका यहाँ पे लंग्स को आपका यहाँ पर वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। तो बेसिकली जब आपकी दोनों चीजें यहाँ पे आपकी हो रही है, when both the muscles are undergoing contraction, ultimately आपका यहाँ पे क्या होगा, the thoracic cavity is going to increase। because of this what will happen, the thoracic cavity अब आपकी यहाँ पे होती है इंक्रीज। तो आपके यहाँ पे thoracic cavity आपके यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, it has increase in size। अब जैसे मेरी thoracic cavity यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो इससे होगा क्या, आपको याद रखना है कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो आपका कम हो जाता है। सो यू शुड नो दैट व्हेन माय डायफ्राम अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए, आई विल फाइंड माय इंट्राप्लूरल प्रेशर pressure is going to decrease। मेरे लंग्स के जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो मेरे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा सडनली। जैसे ही आपकी थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे इंक्रीज होती है, यू शुड नो दैट कि आपके लंग्स के अंदर जो आपका प्रेशर है वो आपका यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही लंग के अंदर यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हुआ, मैं इसको शॉर्ट में ऐसा भी कह सकता हूं दैट एयर प्रेशर इन द लंग्स विल गो डाउन। सो एयर प्रेशर इन लंग्स विल बी लो होगा। जैसे मेरा यहाँ पे एयर प्रेशर नीचे गया लंग्स के अंदर, याद रखना इसके कंपेयर में आपके आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर आपका एयर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम उसे यहाँ पे देख लेते हैं। सो यू शुड नो दैट इन द आउटर एटमॉस्फेयर, राइट, इन द एटमॉस्फेयर आपका एयर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। बाहर के एरिया में आपका एयर प्रेशर जो होगा इज गोइंग टू बी हाई। आप लोग कुछ करते हो अपने लंग्स के हेल्थ के लिए या कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सो एयर प्रेशर इज गोइंग टू बी हाई इन द आउटर एटमॉस्फेयर। अब जैसे ही आपका लंग का प्रेशर यहाँ पे कम आ गया ना, लंग्स के अंदर जो प्रेशर था आपका यहाँ पे नीचे चला गया। सो लंग्स के अंदर यू आर फाइंडिंग द एयर प्रेशर गोइंग टू बी लेस। यहाँ पे आपका एयर प्रेशर इज गोइंग टू बी लो, राइट। सो नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस, सो एयर प्रेशर आपका लंग्स में यहाँ पे हाई है और लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे लो है। सो नाउ यू विल फाइंड योर एयर फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर विल जस्ट रीच इनटू द लंग्स। तुरंत आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एयर होगा आपके एटमॉस्फेयर से भागते हुए आपका लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे आ जाएगा। सो यू विल फाइंड द एयर फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर विल रश इनटू द लंग्स ओवर हियर। सो आपका जितना भी एयर आपका होगा यहाँ पे फटाफट आएगा, बिकॉज यहाँ ग्रेडियंट आपका चेंज हो गया ना। यू हैव हाई एयर प्रेशर ऑन द आउटर एटमॉस्फेयर, आपका लो एयर प्रेशर आपके लंग्स के अंदर। सो बिकॉज ऑफ दैट एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विल रश इनटू द लंग्स। लंग्स में कैसे आएगी, वाया द पैसेज, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकियो, ब्रोंक्यूल्स से आपके एल्वेलाई तक आपकी जो एयर आएगी। दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज यू हैव अ डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। एक जगह आपका हाई प्रेशर है, एक जगह आपका लो प्रेशर है। बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंड द एयर विल रीच इनसाइड द लंग्स। इस तरीके से आपका यहाँ पे इंस्पिरेशन किया जाएगा। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द इंस्पिरेशन विल हैपन इन दिस। तो याद रखना है आपको हमेशा यहाँ पे, माय डायफ्राम विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या होता है, स्पेशली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से क्या होगा, योर रिब केज विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे इंक्रीज की जाएगी। जैसे ही आपकी थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यू विल फाइंड दैट योर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। जैसे ही लंग्स के अंदर आपका प्रेशर यहाँ पे कम हुआ, एयर प्रेशर आपका यहाँ पे कम हुआ, आउटर एटमॉस्फेयर से आपकी जो एयर होगी वो भागते हुए आपकी आएगी आपके लंग्स के अंदर, राइट। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन इंस्पिरेशन। और याद रखना जब हम बात करें डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, इट विल मेक अ आर्क, जो आपका होगा यहाँ पे कॉन्वेक्स आर्क आपको यहाँ पे मिलेगा।
लेकिन जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल बिकम फ्लैट। तो डायफ्राम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करा है इट विल बिकम फ्लैट ओवर हियर एंड व्हेन इट विल रिलैक्स बैक इट विल कम बैक टू आर्क शेप स्टेज के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस वन मोर थिंग यू हैव टू नो इन दिस, एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपने कई सारी कंडीशंस पढ़ी, जैसे आपने पढ़ा है अपने यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपने पढ़ा हुआ है, मायस्थेनिया ग्रेविस आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, जो मसल से रिलेटेड आपके डिसऑर्डर थे वहां पे। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में तो काफी एक दिक्कत आती है कि अगर आपके नाउ दीज आर ऑल माय मसल्स, डायफ्राम इज आल्सो मसल, राइट, बेसिकली मसल। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर होता क्या है ना कि जब आपके लंग्स के मसल काम करना बंद कर देते हैं, व्हेन द लंग्स के मसल आपके रिस्पॉन्स करना या कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं, then it is a stage when you find that you know the person can no longer have a very long period of time to be like surviving over there. So ये जब आपके मसल करना बंद कर देते हैं, now you can understand कि आपको ब्रीदिंग आपके यहाँ पे हो नहीं पाता, फिर आपको एक्सटर्नल सपोर्ट से ब्रीदिंग कराना पड़ता है उस पर्सन को। बट अगेन जनरली आफ्टर दैट कंडीशन डिटोरिएट ही होती है एंड जनरली द पीपल एंड अप डाइंग, यू नो, आफ्टर दैट आफ्टर सर्टेन इयर्स दे एंड अप डाइंग। तो ये बात याद रखना कि ये मसल्स आपके यहाँ पे एंड दे शुड वर्क प्रॉपर्ली ऑल द टाइम सो दैट द इंस्पिरेशन कैन हैपन प्रॉपर्ली। नाउ ये हमने देख लिया कि हमारे यहाँ पे इंस्पिरेशन यहाँ पे किस तरीके से किया जा रहा है। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसे किया जाएगा। सो इंस्पिरेशन को हम यहाँ पे, ये तो हम बाद में पढ़ सकते हैं आराम से। लेट्स हैव अ लुक एट द कि एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे क्या करते हो। नाउ एक्सप्रेशन की अगर आप यहाँ पे कोई बात करेगा देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पैसिव प्रोसेस। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपिरेशन की, so it is going to be a passive process. So जब मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्रेशन ऑफ पैसिव प्रोसेस, तो इसमें ज्यादा आप एनर्जी लगा रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच यू विल फाइंड जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया था उसे आपको रिलैक्स कराना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जो भी आपने अभी तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको आपको रिलैक्स कराना है। तो बेसिकली आपके यहाँ पे होगा क्या, यू विल हैव अ डायफ्राम and this diaphragm will undergo relaxation. You have your external intercostal muscle. ये एक्सटर्नल टर्म याद रखना, स्टेटमेंट में इंटरनल लिखा होगा तो गड़बड़ मत करना वहां पे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, they will also undergo relaxation, they will also relax. तो डायफ्राम का रिलैक्सेशन यहाँ पे हो रहा है, इवन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल रिलैक्स। सो व्हेन यू फाइंड दिस हैपनिंग, जब ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे हो रही है कि दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल स्टेट पे वो आ रहे हैं, जब दोनों चीजें आपके यहाँ पे रिलैक्स करेगी देन व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, यू विल गेट टू सी दैट you find your thoracic cavity will decrease. Your thoracic cavity जो आपके यहाँ पे होती है वो आपके यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। So thoracic cavity is going to decrease over here. और जब मैं कह रहा हूँ कि आपकी thoracic cavity आपकी डिक्रीज करिए, क्यों डिक्रीज करिए, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट। सो आपका जो डायफ्राम यहाँ पे हुआ था, जो आपका फ्लैट हो गया था बिल्कुल ड्यूरिंग द योर कॉन्ट्रैक्शन, दिस विल अगेन रीगेन द नॉर्मल शेप। आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे वो आर्क बना देगा आपका यहाँ पे, right? So diaphragm will come out. So again, you will have your convex arc आपको मिलेगा आपके डायफ्राम का यहाँ पे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू फाइंड दिस थिंग हैपनिंग ना, तो याद रखना सबसे पहली बात कि आपकी थोरैसिक कैविटी का साइज छोटा हो जाएगा, आपके लंग्स का वॉल्यूम भी छोटा हो जाएगा, आपके थोरैसिक कैविटी का साइज भी आपके यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो जब मेरा थोरैसिक कैविटी का साइज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, देन आई विल फाइंड कि मेरे लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर होगा यहाँ पे वो आपका बढ़ जाएगा। सो जब आपका थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे डिक्रीज करता है तो वो टाइम पे आपको याद रखना है, व्हेन यू फाइंड दिस थिंग हैपनिंग देन यू शुड नो दैट योर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नाउ इज गोइंग टू इंक्रीज। सो बेसिकली अब ये आपके यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि मेरे लंग्स के अंदर जो मेरा प्रेशर यहाँ पे था वो मेरे यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। सो एयर प्रेशर in lungs is going to increase. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है।
अब जैसे मेरा यहाँ पे एयर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करता है, कंपेरेटिवली आपका एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेशर यहाँ पे आपका कम होगा। जैसे आपकी थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हुई, जैसे आपके यहाँ पे लंग्स का वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ, आपका एयर प्रेशर लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे इंक्रीज होता है। और अगर मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ विद माई आउटर एटमॉस्फेयर, सो आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर आपका एयर का प्रेशर यहाँ पे आपका कंपेरेटिवली आपका यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे तो बढ़ गया एयर प्रेशर, बाहर आपका यहाँ पे कम होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो एयर प्रेशर inside your atmosphere is going to be low compared to what you have in the lungs. लंग्स के कंपेयर में बाहर का एयर प्रेशर आपके यहाँ पे कम रहेगा। अब ये टाइम पे आपको क्या मिलेगा होते हुए, इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि आपके लंग्स में जो आपका एयर प्रेशर है वो तो आपका ज्यादा है। सो लंग्स के अंदर यू हैव एयर प्रेशर विच गोइंग टू बी हाई। So now what will happen here is, because of that what will happen here is, you will find the air from the lungs will move into the atmosphere. So air from the lungs will start moving into the atmosphere. तो जो भी आपके यहाँ पे CO2 है, जो भी आपका एयर है, मतलब बेसिकली CO2 आपका जो होगा लंग्स के अंदर, वो आपका रश करते हुए बाहर निकल जाएगा आपके आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर। बिकॉज अगेन यहाँ पे चेंज इन द एयर प्रेशर ना, आपका यहाँ पे लो है, यहाँ पे आपका हाई है। So हाई एयर प्रेशर, यहाँ पे लो एयर प्रेशर। तो हमेशा द मूवमेंट ऑफ एयर विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम द हायर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ पे आपकी जो एयर होगी वो आपके लंग्स से निकल के आ जाएगी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। यहाँ पे आपका हो रहा है आपका एक्सलेशन या एक्सपिरेशन आपका यहाँ पे हो रहा है। तो जो भी CO2 होगा जब आप एक्सेल कर रहे हो, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू कम आउट। इस तरीके से आपका बाहर निकल के आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो याद रखना, यू हैव टू मेक दैट ग्रेडियंट आपके यहाँ पे अलग होना चाहिए आपके एयर प्रेशर का, तभी आपका ब्रीदिंग आपके यहाँ पे आप यहाँ पे कर पाओगे। तो बोलिए ये बताओ, क्या इतनी चीजें आपको सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एक्सप्रेशन Yes. क्लियर है एंड इंस्पिरेशन भी आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है। सो दीज आर द फ्यू स्मॉल थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Breathing or ventilation is the process of movement of air in and out of the lungs to bring about the exchange of gases. The movement of air into and out of the lungs is brought by about creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट आप क्रिएट कर रहे हो, तभी आप अपने गैसेस को आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। The pressure difference creates a flow of gases from the higher pressure region to the lower pressure region. Respiratory movement in the humans are carried out mainly with the help of the intercostal muscle and diaphragm. So आपकी respiratory movement आपके यहाँ पे होता है, इनको हम कर पाते हैं with the help of my intercostal muscles and diaphragm की मदद से आप इन्हें यहाँ पे कर पाते हो। So एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। Now let's have a look. So ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। याद रखना, my expression is a passive process. This is also going to be a passive process. ये करने में आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना, there is one thing you have to know. हमने डिस्कस किया था something in terms of the internal intercostal muscle. We have discussed about the internal intercostal muscle. And you have something like your abdominal muscle. अब ये मसल आपके जनरली इन्वॉल्व कब होता है? ये मसल जनरली आपके इन्वॉल्व होता है व्हेन यू डू द पोस्ट एक्सपिरेशन। दीज मसल जनरली गेट इन्वॉल्व व्हेन यू डू द पोस्ट एक्सपिरेशन। ड्यूरिंग द फोर्सफुल ब्रीदिंग या पोस्ट एक्सपिरेशन के दौरान इनका इन्वॉल्वमेंट आपको होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे। कई बार आप कुछ एक्सरसाइज करते समय आप ये कर सकते हो, करते हो, सो वो टाइम पे विल फाइंड, वो टाइम पे आपके एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और एल्स जनरली आपके इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रेस्टिंग स्टेट में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट आपके यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपके यहाँ पे याद रखनी है। सो इंस्पिरेशन, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन। इट अकर्स ड्यू टू अ फॉलोइंग रीजन: कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो हम देख चुके हैं यहाँ पे, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे देखी थी, right? Active intake of air from the atmosphere into the lungs, that is called as my inspiration. इसको हम बोलते हैं आप as a inspiration. Then expiration, process by which the alveolar air from the lungs is released into the outside, that's my expiration. Passive होता है ये आपका process, कोई ज्यादा एनर्जी यहाँ पे आपकी लगती नहीं है। It occurs due to relaxation of the diaphragm and relaxation of my external intercostal muscle, जो हमने देखा ना वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके जैसे आप यहाँ पे कर पाते हो अपना एक्सप्रेशन काफी स्मूथली, काफी आसानी से आप इसे आप कर पाते हो, राइट? सो यू कैन सी द पिक्चर, यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर लेटर ऑन कि कैसे आपका यहाँ पे आपका जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है
तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा आपके थोरैसिक कैविटी का, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, थोरैसिक प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज, आपका एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बट आपका थोरैसिक वॉल्यूम आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा। लंग्स एक्सपांड, पल्मोनरी वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स की जो वॉल्यूम होती है आपकी वो आपके यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज गोइंग टू कम डाउन, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपके यहाँ पे नीचे आएगा एंड एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द लंग्स। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इनसाइड द इंस्पिरेशन के दौरान आपको ये होते हुए मिलेगा। ये सारी बातें याद रखनी है बिकॉज ये बातें आपके सामने एज अ स्टेटमेंट जब आएगी देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब सवाल साधारण सा सिंपल सा आता है कि ये कौन कर रहा था या आपके इंटरकोस्टल मसल कहाँ पे होते हैं, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बट व्हेन दे विल आस्क यू स्टेटमेंट बेस्ड सवाल तो ये सब आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे एयर प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा था या कम हो रहा था लंग्स के अंदर। दीस आर द फ्यू थिंग्स यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, ठीक है। नाउ सिमिलरली हैव एक्सपिरेशन, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्सेस, ये आपको रिलैक्स करेंगे। थोरैक्स रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे आपका पहले था इट विल रीगेन अ नॉर्मल पोजीशन। थोरैसिक वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज यहाँ पे बिल्कुल, एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इज आल्सो गोइंग टू डिक्रीज, मतलब लंग्स की जो वॉल्यूम आपका होगा यहाँ पे वो भी आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज व्हेन यू विल फाइंड द एयर फ्रॉम द लंग्स विल बी पुश्ड आउटसाइड द बॉडी, ये आपका एयर आपका यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। These are the few things you should be very much clear with in terms of expiration and inspiration. ठीक है। During forceful expiration, the abdominal muscle and internal intercostal muscles are going to contract. बाकी इनका कोई काम नहीं होता, बट ये टाइम पे लोग अपने यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। This is something we are supposed to do. तो ये सब हमने यहाँ पे कर लिया। So आज के चैप्टर में, आज के क्लास में आपको याद रखना है that we have done from the starting, from the introduction to your mechanism of breathing तक हमने यहाँ पे कर लिया। कल हम लोग जब वापस मिलेंगे we'll try to cover the respiratory volumes आपका हो जाएगा and we'll try to reach up to the transport of oxygen तक हम यहाँ पे cover कर लेंगे most likely. Let's see how it works out. But the plan is to cover till the transport of oxygen तक हम उसे cover कर लें हमारे portion को. The chapter should not last for more than 4 lectures. So max to max आपके Monday तक ये chapter आपका हो जाएगा. एंड एडवांटेज अगर चैप्टर हो रहा है यहाँ पे कराया जा रहा है देन ज्यादा टाइम लेगा भी नहीं एनसीईआरटी रीड करने में। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू रीड द एनसीईआरटी आफ्टर व्हाटएवर वी हैव डन। आज की क्लास में इस बार पढ़ लो, रात को आपको सवाल मिल जाएंगे, थोड़े लेट मिलेंगे बट आपको कुछ सवाल मिल जाएंगे, सो यू कैन सॉल्व दोस सवाल, बैठ के आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो एंड आई वोंट गिव यू मोर देन लाइक 10-15 क्वेश्चंस। सो हैव अ लुक एट देम एंड सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच विल बिलोंग टू द टॉपिक व्हिच यू हैव डन आज की क्लास के अंदर। सो डू दैट एंड कर लो इसे रिवाइज। एक अच्छा मौका मिल जाए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और ये वाला चैप्टर का रिवीजन करते रहना ताकि ये अच्छे से जहन में फिट हो जाए और आपके एमसीक्यू आपके सॉल्व होते रहे इसके अंदर। एनिमल फिजियो का 4 चैप्टर हो जाना एंड having a grip on it will always going to be helpful for you and try making some notes over there जो आप हमेशा रेफर कर सको जब आप रिवीजन कर रहे हो वापस से मई के अंदर, अप्रैल के अंदर। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब इसको लेके कोई सवाल तो आप पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चंस हो रहे देखते हैं किसी का कोई यहाँ पे चैट में सवाल आ रहा है तो हम देख लेते हैं। खुद खेल का ध्यान नहीं रखते। हाँ बेटा, आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते अपनी हेल्थ का। दैट इज टर्म रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम आई फाउंड इन द दैट इज माय क्वेश्चन, बट आपको शेयर करना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं पता चलेगा। सो दिस समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू एंड ये चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो क्वेश्चन सॉल्व करना आप यहाँ पे चालू करिए एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। चलिए अब इसमें कोई सवाल तो बता दीजिए। पहले ये बताइए कि यहाँ तक चीजें समझ आ रही है आपको? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. आई होप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग जब मिलेंगे। अच्छा वन मोर थिंग टू ऑल ऑफ यू, आज आपका जस्ट वेट अ मिनट, जाओ 2 मिनट, यहाँ पे वो हो रही है। सो यू वोंट बी